Okay guys, so in the continuation of the last lecture in which we have covered हमारे जो हिंदू लॉ के दो मेजर एक्ट थे जिसमें हमने बात की थी हिंदू मैरिज एक्ट एंड और एक और जो हमारा मेजर एक्ट होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। दो एक्ट के बारे में हमने एमसीक्यू कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एज वेल एज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। पहले हम माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताता रहूंगा कि आपको बेरेट में कौन से सेक्शंस पे फोकस रखना है। बहुत छोटा सा ही एक्ट है, सिर्फ इसमें 13 सेक्शंस हैं, ठीक है, तो क्विकली हो जाएंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप 13 के 13 सेक्शंस को भी पढ़ लेते तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है। गो थ्रू कर लेना, क्योंकि तो दो क्वेश्चन भी अगर इसमें से आ गए तो आप इजिली अपने 8 या 10 नंबर 12 नंबर आ जाएंगे आपके हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का है। इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट आप देख लेना। चलते हैं आगे। इसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। बात कर रहा है माइनॉरिटी को लेकर एंड गार्जियनशिप का। अगर कोई बच्चा माइनर है तो क्या उसका गार्जियन कौन होगा, इससे संबंधित ये लॉ कहता है। तो अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ डैश ईयर shall be vested with mother। ordinary वर्ड लिखा है यहाँ पे, ordinarily। जनरली अगर हम बात करें तो फादर और मदर दोनों ही नेचुरल गार्जियन होते हैं। एक तो नेचुरल गार्जियन की बात की गई है इस एक्ट में एंड एक टेस्टामेंट्री गार्जियन की बात की गई है, ठीक है। फिर और भी तरीके के हैं, डी जर गार्जियन भी है और डी फैक्टो गार्जियन भी होता है। एक होता है डी फैक्टो गार्जियन, ठीक है। डी फैक्टो गार्जियन का है सेक्शन 11। तो इस बारे में हम बात करेंगे। नेचुरल गार्जियन कोई भी एक माइनर जो होता है, माइनर पहली बात आपको पता चल माइनर कौन होता है। माइनर की डेफिनेशन दे रखी है आपका सेक्शन नंबर आप देखेंगे 4A। सेक्शन 4A माइनर कौन है, जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। और माइनॉरिटी की एक डेफिनेशन एक जगह और दे रखी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है। उसमें सेक्शन 3 है और यहाँ पर 4A है। और रही बात माइनर जो होता है उसके नेचुरल गार्जियन होते हैं फादर और मदर, लेकिन जनरली फादर जो है वो नेचुरली गार्जियन माना गया है, फर्स्ट फादर एंड आफ्टर मदर। और लेकिन अगर इलेजिटिमेट है, चल अगर माइनर जो इलेजिटिमेट है देन उस सिचुएशन में माइनर जो होगी वो फर्स्ट हो जाएगी, फादर सेकंड हो जाएगा। सेक्शन 6 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका वो हम पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक बातें जानते हैं। तो और जनरली इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इन द केस ऑफ अगर कोई बच्चा माइनर है, अब माइनर तो कितना होता है, एक इन्फेंट भी माइनर ही अगर देखा जाए तो, लेकिन हमने उसको एक अलग कैटेगरी में डाल रखा है इन्फेंट। तो एक जो बिल्कुल बच्चा है जो 5 साल तक का है, ठीक है, उसकी जो कस्टडी भी जो बात करते हैं वो मदर को दी जाती है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइज विद द मदर। दो फर्स्ट ऑफ ऑल फादर इज अ नेचुरल गार्जियन एंड देन मदर, वैसे दोनों ही नेचुरल गार्जियन की कैटेगरी में है। बट अगर प्रेफरेंस की बात करें, इन केस ऑफ द बॉय और अनमैरिड गर्ल द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर। ये भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 6, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो ऑर्डिनरीली 5 साल का है, माइनर है, बच्चा है, इन्फेंट है, तो जनरली उसको क्या होता है, मदर फीडिंग भी चाहिए होती है, तो इसलिए जो कस्टडी दी जाती है वो मदर के पास है। तो इसका आंसर हो गया 5 years। Now who is not a guardian according to section 4? गार्जियन की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4B गार्जियन कौन होता है, मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड द प्रॉपर्टी। और इंक्लूड कौन कौन होगा, तो पहली चीज गार्जियन ने किस को कवर किया है, ठीक है, जो केयर करता है वो पर्सन ऑफ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी उसकी पर्सन की, माइनर की जो केयर कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी की। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक तो नेचुरल गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर फादर और मदर। गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल को क्या बोल सकते हैं, कुछ वर्ड दे सकते हैं क्या, क्या टेस्टामेंट्री गार्जियन कह सकता हूं मैं? यस। गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अब ऑफ कोर्स करो कोशिश, अगर ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसके ना नेचुरल गार्जियन है ना ही उसके पेरेंट्स ने कोई वसीयत में गार्जियन अपॉइंट किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट अपॉइंट करेगी, ठीक है। और फोर्थ का क्या लिखा है, पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज
such by or under any enactment relating to any court of wards। तो एक एक्ट है हमारे पास कोर्ट्स ऑफ वार्ड, उसमें कोई एक गार्जियन अपॉइंटेड है। तो ये चार बातें ध्यान रखेंगे। नेचुरल गार्जियन कौन होता है, सी में लिखा है गार्जियन मेंशन जो सेक्शन 6 को पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार प्रोविजन है वो, याद रखिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नेचुरल गार्जियन की बात की गई है, टेस्टामेंट्री लिखी हुई है, एडॉक। एडॉक क्या होता है, फॉर द टाइम बिंग कोई गार्जियन नहीं होता है। A person empowered to act as a guardian under any enactment relating to courts of order। ये तो फोर्थ एंट्री में दिया हुआ है, ठीक है, 4B के फोर्थ एंट्री में दिया हुआ है, तो आंसर इसका सी नहीं होगा। Now who is a natural guardian of the mind, who is a natural guardian of a married minor girl? Married minor girl, जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है तो उसका जो नेचुरल गार्जियन हो जाता है वो चेंज हो जाता है, उसके पेरेंट्स ना रहकर उसके हस्बैंड हो जाते हैं, वो चाहे माइनर हो या मेजर हो, ठीक है, हस्बैंड। अंडर हिंदू लॉ अ मदर इन द एब्सेंस ऑफ हर सन्स फादर, ठीक है, तो अगर उसके फादर नहीं है, किसके, मैंने उसका जो बेटा है, एक मैरिड लेडी है, उसका बेटा है, यानी उसका हस्बैंड नहीं है, और वो क्या करती है, सेल्स हर माइनर्स इनवॉल्व प्रॉपर्टी, उसकी सारी संपत्ति इनवॉल्व प्रॉपर्टी को बेच देती है। माइनर सन क्या कर सकता है, जब वो अटेन करेगा मेजॉरिटी, कैन चैलेंज इस ट्रांजेक्शन। बताइए, क्या चैलेंज की जा सकती है ट्रांजेक्शन को? बिल्कुल की जा सकती है, अगर उसकी मदर ने कोर्ट की परमिशन नहीं ली थी, ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है, क्योंकि नेचुरल गार्जियन जो है प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नेचुरल गार्जियन प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। और मैं बता देता हूँ, यहाँ से सेक्शन 2 तो आता ही है, और सेक्शन 2 में बी आता है मैक्सिमम, ठीक है। वहां पे क्या लिखा है, नेचुरल गार्जियन shall not allowed but with the permission of the court allowed हो जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। बट इन केस ऑफ लीज, ये याद रखिएगा, ठीक है, लीज की सिचुएशन में कितने साल की लीज कर सकते हैं मैक्सिमम, कैन नॉट बी मोर देन 5 ईयर, ठीक है। अ लीज एनी पार्ट ऑफ द सच प्रॉपर्टी ऑफ द टर्म एक्सीडिंग 5 years, एनी पार्ट ऑफ द सच प्रॉपर्टी 5 साल तक की से ज्यादा की नहीं करेंगे, और फॉर द टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड एनी डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन द मेजॉरिटी। तो सिचुएशन में सिर्फ 1 साल उससे ज्यादा नहीं होगी, अदरवाइज यहाँ पे बात की गई 5 साल से ज्यादा की वो नहीं कर सकते। इसको एक बार और पढ़ लेना पूरे सेक्शन को, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो मैं पॉइंटर्स आपको बताता चलूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सेक्शन अभी मैंने बात करी है 4A 4B, दोनों वहां से सेक्शन बनते हैं। सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 6, जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर तो हो गया ए। नाउ द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ डैश ईयर्स ऑर्डिनरी लाइफ विद द मदर, ठीक है, दैट इज ऑफ 5 years, ठीक है। सेक्शन सी, आई मीन 5 साल की बात करता है, ऑर्डिनरी। ये सेक्शन किस में लिखा है, ये अगर आप देखोगे तो सेक्शन 6 के ए में लिखा है, ठीक है, लास्ट लाइन में। और ये क्वेश्चन आता है सेक्शन 6 तो हमेशा आता है पेपर में। हु इज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट? कौन है, हु इज अ नेचुरल गार्जियन कौन होता है? मदर ओनली लिखा, फादर ओनली, मदर एंड फादर बोथ एज पर द केस, ठीक है, मदर एंड फादर दोनों ही होते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन और अंदर से आ जाएगा तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं, सेक्शन 6 क्या कहता है। द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर in respect of the minor's person as well as his respect of his minor's property। तो गार्जियन किस लिए अपॉइंट होगा? कोई गार्जियन जनरली क्या देखता है, एक तो उसको पर्सन इन द माइनर की देखरेख करेगा, और उसकी प्रॉपर्टी, दो चीजों के लिए होता है ना जनरली। एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, उसको छोड़ दिया जाए तो। और इन द केस ऑफ द बॉय, अगर वो एक लड़का है, अगर एक बॉय है, और एन अनमैरिड गर्ल,
अनमैरिड गर्ल, बॉय और अनमैरिड गर्ल। मैरिड गर्ल की सिचुएशन में कौन होता है गार्जियन? तो फिर वो हस्बैंड हो Husband. जाता है ना, तो इसको तो Husband. एक्सक्लूड किया गया, हस्बैंड यहाँ हो जाएगा हस्बैंड। लेकिन अगर बॉय और अनमैरिड गर्ल है तो सबसे पहले होंगे फादर, एंड आफ्टर हिम उसके बाद होती है मदर। ठीक है, provided that the custody of a minor who has not completed the age of 5 year, और जिसने अगर 5 साल कंप्लीट नहीं करे हैं तो उसकी कस्टडी किसके पास रहती है? मदर के पास रहती है ऑर्डिनरली, क्योंकि उसको मदर की फीडिंग की भी जरूरत होती है। तो दैट्स व्हाई द रीजन कि उसको कस्टडी भी माइनर की, इन्फेंट्स की तो जनरली माँ को ही दी जाती है। इसमें एक आगे इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल। ठीक है, इलेजिटिमेट की बात कर रहा है दी मदर। अब कस्टडी हो गई, सॉरी अब नेचुरल गार्जियन हो जाएगा, प्रेफरेंस चेंज हो रही है, प्रायोरिटी नॉट प्रेफरेंस, प्रायोरिटी। तो सबसे पहले किसको दी गई है? फिर मदर को दी गई है, एंड आफ्टर हर फादर। ठीक है, इलेजिटिमेट में मदर पहले आ जाती है, क्योंकि भाई फादर थोड़ा इतना देख रेख तो नहीं करेगा इलेजिटिमेट का, लेकिन एक जो माँ होती है, माँ से बढ़कर बच्चे की केयर, उसकी प्रॉपर्टी का देख रेख कोई नहीं कर पाता है। और सी क्या कहता है? इन केस ऑफ द मैरिड गर्ल फिर हस्बैंड हो गया। तो सेक्शन 6 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका पूरा ही पढ़ डालते हैं। Provided no person shall be entitled to act as a natural guardian of a minor under the provision of this section. अब एक बार बताइए, अगर गार्जियन अगर वो मुस्लिम बन जाता है, जो गार्जियन है वो कन्वर्ट कर लेता है, तो क्या वो गार्जियन रहेगा? हाँ जी। No. No. Provided that no person shall be entitled to act as a natural guardian of a minor under the provision of this section. Under this section, if he has ceased to be a Hindu, अगर वो हिंदू नहीं रहा तो वो गार्जियन भी नहीं रह पाएगा। ऐसे ही if he has completely and finally renounced the world, अगर वो सन्यासी बन जाता है, हर्मिट बन जाता है, तो भी वो नहीं रहेगा। Explanation is also very important. Father and mother do not include a stepfather and mother. फादर एंड मदर में इसमें हमने, क्योंकि हमने वर्ड यूज कर रहे हैं ना, नेचुरल गार्जियन की बात कर रहे हैं, तो स्टेप फादर और मदर नहीं होंगे। और स्टेप फादर मदर की बात कहाँ की गई है? अभी हम आएंगे एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में। तो वहां पर जहाँ पे एक से ज्यादा अगर वाइफ होती है तो सीनियर मोस्ट तो होती है एडॉप्टेड मदर, बट अगर दूसरी जो मदर होगी, आई मीन सेकेंड वाइफ जो होगी, तो वो कहलाती है स्टेप मदर। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पे हम इसको पढ़ लेंगे। ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन 7 में क्या लिखा है? नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टेड सन। नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज अ माइनर पासेस ऑन द अडॉप्शन। जैसे अगर अडॉप्शन होगा तो नेचुरल गार्जियन कौन हो जाएंगे? अब उसके अडॉप्शन के बाद तो उसका जो नेचुरल गार्जियन होंगे, अब वो अडॉप्टेड पेरेंट्स जो होंगे वो होंगे। चलिए 7th करते हैं। डिस्पोजल ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर बाय हिज नेचुरल गार्जियन इज। डिस्पोज कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी को? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन को देख के पता लगता है। डिस्पोजल ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर बाय द हिज नेचुरल गार्जियन इज, इट कैन बी अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर। ठीक है, अगर आप इस सेक्शन को पूरा पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 8 को, 3 में है सर, 8 के 3 में। हाँ जी, वो 3 है, उसमें अवॉइडेबल वर्ड लिखा है। Any disposable of immoral property by the natural guardian in the contravention of the provision number 1 and 2, यानी उसी सेक्शन का 1 and 2 तो अवॉइडेबल होता है। यानी कंट्रावेंशन क्या कर रहा है? जब वो कोर्ट की परमिशन के बगैर काम करता है गार्जियन। ठीक है, तो अवॉइडेबल है इन द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। अच्छा एक बात बताओ, माइनर से क्या हम प्रॉपर्टी रिम्बर्स करवा सकते हैं? अगर सपोज करो उसके पेरेंट्स नहीं है और मैंने माइनर की हेल्प करी थी व्हेन द माइनर, जब वो माइनर था, तो कैन आई क्लेम फ्रॉम द माइनर ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी द नेसेसरी व्हिच हैव सप्लाइड? सीमा आप बताएंगे इसका आंसर। यस सर। प्रोविजन है, इज देयर एनी प्रोविजन? मुझे प्रोविजन चाहिए, यस और नो तो आप पेपर में कई बार नहीं होता काम। हाँ जी, कहीं प्रोविजन है क्या सीमा? और सीमा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। और ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ जी,
टेक्स्ट कर दीजिए आप मुझे, अगर आपको वहां पे डिस्टरबेंस ज्यादा है या न्यूसेंस है तो काइंडली टेक्स्ट इट। ठीक है, तो व्हाटएवर आई क्वेश्चन आस्क काइंडली चैट इट। ओके, तो ये वैसे सीमा आपको पता होना चाहिए, दैट इज द सेक्शन नंबर 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। माइनर से संबंधित तो बहुत चीजें क्वेश्चन पेपर में आती ही आती। ठीक है, okay, now the guardian who does not possess the right of the transfer of the property of the minor, guardian who does not possess the right of the transfer of property of minor, जिसके पास ये अधिकार नहीं होता है कि माइनर की प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर सकता है, कौन सा होगा वो? लीगल गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल गार्जियन कैन डू इट, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। लीगल डी फैक्टो नहीं होता, डी फैक्टो है सेक्शन 11, does not possess the right। ठीक है, तो आंसर इज बी। अब इसमें से आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मदर कैन नॉट बी अ नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बिल्कुल गलत। आफ्टर फादर्स डेथ, ग्रैंडफादर इज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर आफ्टर फादर डेथ, फादर की डेथ के ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। नाउ मैटरनल अंकल वुड बी द गार्जियन, मैटरनल अंकल यानी कौन हो गए? मामा, would be the natural guardian after father, galat, and grandfather. Elder brother would be the guardian after the father and grandfather, galat। तो सारे ही गलत हैं ये तो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें? none of the above। वैसे तो अंडर हिंदू क्वेश्चन ही आधा है, लेकिन फिर भी अंदाजे से लग जाता है आंसर इज डी। Now who become the guardian of illegitimate child on the mother's death? अगर माँ की मृत्यु हो जाती है, इलेजिटिमेट का कौन होगा? फादर होगा ना। हाँ जी, सेक्शन 6 है ना, सेक्शन 6 का बी, सेक्शन 6 के बी में लिखा ही तो है ये। अब वहां पे मदर जिंदा है, ठीक है, मर जाती है तो भी फादर होगा। No person shall be entitled to dispose of or deal with the property of a Hindu minor merely because on the ground of his or being a de facto guardian of the minor is provided under section 11। Hindu Minority and Guardianship Act 1956 is not applicable to what? किस पे अप्लाई नहीं होगा? तो शुरू में ही दे रखा है, एसटी पे अप्लाई नहीं होता है, जेन्स पे अप्लाई होता है, एंड रिनॉन्केंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द पौंडीचेरी, इन पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये होगा इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओके, सी इसका और डी आंसर हो गया। ठीक है, ए एंड सी, जेन्स पे तो अप्लाई होता है। Now, welfare of the minor is a paramount consideration that is under section 13। Okay guys, तो ये हमारे थे हिंदू क्या नाम है, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट से रिलेटेड। इसमें आपको जिस पे फोकस करना है वो मैं बता देता हूँ क्विकली। एक तो आप इसका सेक्शन नंबर 4 देखेंगे, सेक्शन नंबर 4 में दोनों बातें याद रहेंगी आपको, ए और बी, गार्जियन कौन होता है। सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा आप पढ़ लेंगे इसको ध्यान से। ओके गाइस, जैसे तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया सेक्शन 6 एंड पावर ऑफ द नेचुरल गार्डियन, दैट इज सेक्शन नंबर 8 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको ये। एंड देन आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर, आप ऊपर से एक बार सेक्शन 9 देख लेंगे, बिल्कुल देखना जरूरी चाहिए आपको, क्योंकि टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात करता है ये। कई बार जो होता है फादर और मदर अपनी वसीयत में बता के जाते हैं कि कौन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की रखवाली है, उसका कोई गार्जियन कौन होगा। तो अगर फादर ने बनाई है, ठीक है, और फादर ने डेथ के बाद जो वसीयत बनाई थी उसमें उस बात का खुलासा था, लेकिन अगर मदर अलाइव है, अगर मदर अलाइव है तो मदर होगी, फिर उस वसीयत की कोई वैल्यू नहीं होगी फॉर द पर्पस ऑफ गार्डियनशिप। लेकिन अगर मदर मर जाती है, मदर भी मर जाती है विदाउट द विल, देन द विल ऑफ द फादर विल अप्लाई। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ जी, यस सर। छोटी छोटी सी बातें हैं, सेक्शन 9 पढ़ लेना एक बार, दैट्स नॉट बिग डील। इनकैपेसिटी, क्या माइनर एक गार्जियन हो सकता है? सेक्शन 10 भी पढ़ लेना, माइनर क्या गार्जियन हो सकता है? नहीं हो सकता। डी फैक्टो गार्जियन सेक्शन 11, एक होता है डी फैक्टो गार्जियन, एक डीजर गार्जियन। कौन होता है डी फैक्टो गार्जियन? सर जो सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियंस होते हैं।
they are not appointed by the law, but हाँ जी, जैसे अगर कोई भाई, practically जैसे कोई अगर हम मान के चलते हैं एक क्या नाम है, फादर एंड मदर की डेथ हो गई, उसके जो अंकल थे यानी चाचा थे वो देख रेख कर रहे थे, तो क्या डिफेक्टो गार्जियन होंगे? yes, सेक्शन 11 में पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ or deal with the property of the Hindu minor merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor. इसके अंकल जो है इसकी प्रॉपर्टी में डील नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं तो डी फैक्टो गार्जियन हूँ, मैं इसकी देखरेख करता हूँ, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी का मेरे को डील करने का अधिकार दिया जाए। कौन सी पावर मांगना चाह रहा है ये सेक्शन 11 में? ये मांगना चाह रहा है सेक्शन जो 8 में पावर है ना नेचुरल गार्जियन की, वो नहीं मिलती इसको, ठीक है। बट अंकल ने जो नेसेसरी सप्लाई की होगी, नेसेसरी सप्लाई जो की होगी, इट कैन बी रिम्बर्स्ड अंडर सेक्शन 68 आउट ऑफ द एस्टेट ऑफ किसकी? माइनर की। बट क्या माइनर पर्सनली लायबल होगा? no, आंसर इज नो। ओके, अब इससे ज्यादा क्या पूछ सकते हैं? कुछ है ही नहीं, ठीक है। और एक और सेक्शन 13, वेलफेयर ऑफ द माइनर इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन। चलिए हो गया खत्म। डायरेक्ट एक बार जरूर पढ़ लेना, लेकिन आगे चलते हैं, ठीक है। 13 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्विकली 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, 2 क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल बन सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम करेंगे जो हमारा आपका टॉपिक है, दैट इज विल टॉक अबाउट द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कि इम्पोर्टेंट एक्ट है। अब आप मुझे ये बता दीजिए से कल क्विकली इस सेक्शन, इस पर्टिकुलर एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? 30, 30 इसमें है। हमने ऑलरेडी करे थे कई और एक्ट। हमने पहला वाला जो एक्ट किया था हिंदू 21, हिंदू मैरिज एक्ट, वहां पे थे 30। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट वहां थे 31। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हमने कर लिया है, उसमें थे 13। अब हम करने जा रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसका जो सेक्शन है 30, ठीक है। तो जल्दी से हम क्विकली ये भी कर लेंगे, बाद में मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इसके। पहले हम कर लेते हैं एमसीक्यू, और साइमल्टेनियसली जिन जिन सेक्शंस को बताऊंगा उनको तो एक बार रीड जरूर कर लेना आप। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का ईयर याद रखेंगे, ये 1956 है। नाउ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज अप्लाइज टू whom? भाई बुद्धिस्ट पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, जूइश पे अप्लाई नहीं होता है, क्रिश्चियन पे अप्लाई नहीं होता है, तो आंसर हो जाता है, अच्छा ठीक है, क्रिश्चियन कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म रिलीजन, तो इस पे भी अप्लाई होगा, तो ए और सी दोनों होंगे। आंसर इज डी, ठीक है। द फॉलोइंग हैव द राइट टू मेंटेनेंस अंडर द एक्ट। इस एक्ट में किस किस को अधिकार है? वाइफ को बिल्कुल है, विडो को है, अच्छा विडो डॉटर इन लॉ है, विडो डॉटर इन लॉ, विडो डॉटर इन लॉ यानी ये हो गई बहू हो गई, विधवा तो 19 सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वाइफ की बात किस सेक्शन में है? 18, 18। लेजिटिमेट चाइल्ड ये कहीं है? बिल्कुल है, ये तो है ही, 20, डिपेंडेंट्स में आ जाएंगे, तो ये 20 में आ जाएंगे, ठीक है। पेरेंट अगर आपने खोल रखा है तो साथ साथ दिखाता भी चलता हूँ मैं। 21 में दिया अलग से। 21 में वैसे वो बताएगा है कितने कितने डिपेंडेंट्स हैं, कौन कौन होंगे, और उसका डिपेंडेंट का मेंटेनेंस 22 में है। तो अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, ठीक है, चिल्ड्रंस तो यहाँ पे लेजिटिमेट आ रहा है, तो 20, 21 और 22 कहीं ना कहीं ये संबंधित ही हैं एक दूसरे से सेक्शन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो पहली चीज हमने 30 सेक्शंस की बात करे हैं, तो शुरू के जो सेक्शंस है, शुरू के सेक्शन कहाँ से? देखो कुछ तो बेसिक सेक्शन है इसमें, बेसिक सेक्शन जो हम बात करें वो तो हमारा से कॉमन ही रहता है, सेक्शन 1 2 3, 3 भी ऑलमोस्ट कॉमन सा ही रहता है। डेफिनेशन की बात करता है, जो पर्टिकुलरली 5 से लेकर एडॉप्शन डील करता है 17 तक, फिर 18 से लेकर 30 तक जो बात की गई है वो मेंटेनेंस को लेकर है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो ये भी अलाउड है, ठीक है। वाइफ, ये भी आंसर हो गया, 2 भी हो गया, वाइफ, ठीक है, सी भी हो गया, इन्फॉर्म पेरेंट्स में होंगे, वाइफ, विडो, लेजिटिमेट, कोइलिजिटिमेट चाइल्ड एंड इन्फॉर्म, तो आंसर इज डी,
ठीक है, ज्यादा स्कोप है डी का। Now, according to Hindu Adoption Maintenance Act, minor means a person who has not completed the age 18 years, जिसने कंप्लीट नहीं करी है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनर की डेफिनेशन है, ये याद रखना 3 का सी में गड़बड़ होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कई जगह माइनर की डेफिनेशन दे रखी है, हर जगह कॉमन ही होती है, बट वो सेक्शन आपको घुमा फिरा के पूछ लेंगे, तो याद रखिएगा। कंपेयर कर लेना, वहां पे कितना सेक्शन था, 4 का ए था, Yes. 4 का ए 3 का सी, 4 का ए 3 का सी। चलिए, now adoption is not recognized under the which मुस्लिम लॉ में adoption का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कैन यू प्लीज टेल मी? अगर अच्छा पारसी भी है, ठीक है, पारसी में भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया सी। मुस्लिम लॉ में अगर अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका एक बिल्कुल उस वहां पे अगर अडॉप्शन नहीं तो क्या है उसकी जगह? हाँ जी, Sir, acknowledgement. हाँ जी, सोचना पड़ा था। सर मुझे रिकॉग्निशन ऐसे कुछ याद आ रहा था। एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेज किया जाता है। हाँ, ये बच्चा मेरा है, आज से एक्नॉलेज कर रहा है वो। अंडर सेक्शन 4A of Hindu Minority and Guardianship Act means a person who has not completed 18 years of age, who is not a guardian according to section 4 of the Hindu Minority and Guardianship Act के तहत। नॉट अ गार्जियन, कौन गार्जियन नहीं होगा? कौन गार्जियन नहीं होगा? हिंदू माइनॉरिटी एंड ये तो वहां से आ गया पीछे वाला। चलो, आसान सा है। नेचुरल गार्जियन भी होता है। टेस्टामेंट्री गार्जियन कहाँ दे रखा है? सेक्शन बताइए। सेक्शन 9, ठीक है, वसीयत में जो बना के गया है। डिफेक्टो गार्जियन 11, नेचुरल गार्जियन 8, याद रखिएगा। पावर है वैसे 8 में तो, ठीक है, 8 9 टेस्टामेंट्री, 11 डिफेक्टो, और नेचुरल गार्जियन 6 में भी दे रखा है, और गार्जियन दे रखा है आपका 4B में। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है, नॉट अ गार्जियन, एडॉक गार्जियन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एडॉप्शन पे आ जाते हैं। एडॉप्शन पे आने से पहले, हाँ ठीक है, एडॉप्शन पे चलते हैं। एक बार मेंटेनेंस की डेफिनेशन जरूर देख लेना बी में, ठीक है, 4B बिल्कुल देख लेना। 4B मेंटेनेंस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, इन केस प्रोविजन फॉर दी, देखो जनरली फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो होता ही है, यहाँ पे शेल्टर की जगह रेजिडेंस लिख दिया है, और एजुकेशन और मेडिकल अटेंडेंस, एजुकेशन और मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस ऑफ द अनमैरिड अगर डॉटर है, इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर है, ऑल्सो द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंस ऑफ हर मैरिज, ये याद रखिएगा गाइस, ठीक है। इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर की परिस्थिति में क्या होगा? रीजनेबल एक्सपेंसेस एंड ऑफ इंसिडेंट ऑफ हर मैरिज, शादी का खर्चा भी, इंसिडेंस ऑफ हर मैरिज। माइनर की 18 ही हो गई। चलिए, अब इसमें कुछ अडॉप्शन से संबंधित मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन देंगे। वैसे अडॉप्शन से संबंधित सेक्शन 6 एक स्ट्रक्चर है पूरा, इसी में पूरा अडॉप्शन है, ठीक है। सेक्शन 6 अपने आप में ही एक पूरा सब चीजों को कवर कर रहा है। तो 6 के साथ फिर चलेगा 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है, ये सारे सेक्शन साथ चलेंगे। तो 6 समझ में आ जाएगा तो ये तो इजी है। देखो 6 में क्या लिखा है? रिक्विजिट ऑफ द वैलिड अडॉप्शन, कौन क्या क्या शर्तें होंगी? नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस the person adopting has the capacity and also the right to take an adoption। सेक्शन इसका जो 6 का 1 है, 6 का 1 है, उसमें बात की गई कैपेसिटी की। कैपेसिटी कहाँ दे रखी है? 7 और 8 में, ठीक है। यानी एक मेल कौन अडॉप्ट कर सकता है, एक फीमेल कब अडॉप्ट कर सकती है, उसी कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी सेक्शन 6 का 1 जो है वो 7 और 8 को कवर कर लेता है। सेक्शन 6 का जो 2 पार्ट है, उसमें लिखा है द पर्सन गिविंग एन अडॉप्शन हैज अ कैपेसिटी, जो देने वाला है, एक तो हो गया मैं लेने वाला, एक हो गया देने वाला, उसके पेरेंट्स, नेचुरल गार्जियन जो होंगे, तो ये उनकी कैपेसिटी की बात करता है 2, ठीक है। 2 को हम पढ़ेंगे 9 के साथ। और उसके बाद आता है द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, जिसको हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो भी कैपेबल होना चाहिए, ये हो जाएगा 10 के साथ।
ठीक है। एंड अडॉप्शन इज अ रूल, अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन, अदर कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे जो 4 के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप इसको पढ़िएगा, सेक्शन 6 पूरे स्ट्रक्चर को कवर करता है, इसलिए 7, 8, 9, 10, 11। 7 में किसकी बात करिए, जब एक मेल अडॉप्ट करेगा तो उसकी कंडीशन क्या होंगी, उसकी कैपेसिटी, वो कब अडॉप्ट कर सकता है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, अगर वो एक लड़की, मेल अगर लड़की को अडॉप्ट करता है तो 21 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। क्या एक मेल एक शादीशुदा औरत को अडॉप्ट कर सकता है प्रोवाइडेड, पहली कंडीशन तो 21 साल का गैप होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन, जब एक मेल अगर अडॉप्ट करेगा मैरिड लेडी को तो कस्टम अलाउ करता है तो ही होगा, ठीक है, कस्टम अलाउ करता है तो ही होगा। 21 साल का गैप इसलिए रखा गया है क्योंकि एक एज होगी ज्यादा बीच में, अपोजिट सेक्स के बीच में अडॉप्शन में, तो एक शर्म भी रहेगी, नहीं तो एक गलत पर्पस के तरीके से अडॉप्शन हो सकता है फिर, ठीक है। तो इसलिए गैप होना चाहिए। सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी फीमेल पे, अगर एक फीमेल है जो सेक्शन 8 की बात करता है, फीमेल जब अडॉप्शन करेगी तो शी मस्ट बी साउंड माइंड होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, मेजोरिटी का मतलब क्या, 18 साल की तो होनी चाहिए, लेकिन अगर 18 साल की है तो इन्फेंट को अडॉप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करेगी तो कम से कम 18 साल से एक दिन तो ज्यादा हो, ठीक है। एंड अगर वो फीमेल भी अगर एक मेल को अडॉप्ट करती है, फीमेल अगर एक मेल को अडॉप्ट करती है तो 21 साल का गैप होना चाहिए एज का, लेकिन क्या एक फीमेल या कोई भी मेल अब मैरिड को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, 15 साल से ज्यादा वाले को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर कस्टम अलाउ करता है तो। क्या बात समझ में आई इतनी? हाँ जी, Yes, sir. बेसिक सी बातें हैं। ओके, अब अगर इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे, जब अडॉप्शन करेंगे तो कंसेंट किस किस की चाहिए होगी, ठीक है। अगर मैं मैरिड इंसान हूँ, अगर मैं मैरिड हूँ तो क्या मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा? अरे बिल्कुल कंसेंट चाहिए होगी, क्या मैं उसके बिगर कंसेंट के कर सकता हूँ अडॉप्ट? आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक बच्चा है, एक लड़का है मेरे पास, तो क्या मैं एक लड़का अडॉप्ट कर सकता हूँ? Under no, sir. Under Hindu Adoption Act, no. हाँ जी, बिल्कुल, हिंदू मैरिज एक्ट में मैं, सॉरी, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ तो कोई और है एक्ट। The Juvenile Justice Act. हाँ जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कारा सुना होगा, ठीक है, तो उसके तहत मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने सुष्मिता सेन को देखा होगा तो उसके पास शायद 2 या 3 डॉटर है, ठीक है। अब वो ज्यादा मेरे को उनकी नॉलेज नहीं है, एक्टरों की तो होती नहीं है, बिकॉज मैं टीवी नहीं देखता हूँ उनके पर्पज से, तो लेकिन हाँ उन्होंने शायद 2-3 अडॉप्ट कर रखे हैं बच्चे, तो वो कारक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, ठीक है। एंड और इसमें सेक्शन 7 और 8 में यही बातें हैं। और अगर हाँ सपोज अगर मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, मेरी अगर 2 वाइफ है, ठीक है, मेरी 2 वाइफ है, तो क्या मुझे दूसरी वाइफ से कंसेंट, दोनों से कंसेंट चाहिए होगी, एक से चल जाएगी? Sir, दोनों से. चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, मेरी पहली वाली वाइफ फॉर द पर्पस ऑफ द अडॉप्शन वो क्या कहलाएगी, उसका स्टेटस क्या होगा? Adoptive mother. और दूसरी वाली का Stepmother. स्टेप मदर होगा, ठीक है। यही छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि हमने हिंदू लॉ अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत ही इजी है हिंदू लॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो सेक्शन हो गए 7 और 8। 9 की बात कर लें, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, किसको दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है अडॉप्शन में? पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, कौन कौन, आई मीन जो जिसका बच्चा है उसके पास क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, कौन दे सकता है अडॉप्शन? कौन दे सकता है? फादर और मदर दे सकते हैं? हाँ जी। Yes. नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर, यानी वो तो गार्जियन हो गया ना, नेचुरल गार्जियन, इसलिए मैंने गार्जियन पहले पढ़ाया था, तो गार्जियन बिल्कुल दे सकते हैं। और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, वही लोग नेचुरल गार्जियन दे सकते हैं, बिल्कुल, फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द 4 फादर और द मदर इफ अलाइव, अगर वो जिंदा है तो वही देंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, पेरेंट्स देंगे। shall have equal right to give a son or the daughter in adoption, subject to 4 का मतलब क्या है, डायरेक्ट आप खोल के बैठिए, सेक्शन 9 का 4 जो कह रहा है, सब्जेक्ट टू जहां पे वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड, अगर दोनों मर चुके हैं तो, अगर दोनों मर चुके हैं, और हैव कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी वो
मतलब नहीं, उन्हें दुनियादारी से छोड़ छाड़ के गए हैं संसार को। और हैव अबंडन द चाइल्ड, अगर बच्चे को छोड़ दिया है तो उस आदमी कैसे अपने बच्चे का देख रेख कर पाएगा? तो क्या वो अडॉप्शन में दे सकता है? और हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू द कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, अगर माँ बाप दोनों ही पागल हो गए हैं तो। और वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, ये भी नहीं पता कि उसका फादर या पेरेंटेज कौन है। द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड मे गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, गार्जियन होंगे उसमें, फिर कौन होंगे गार्जियन? विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से पूछा जाएगा। टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होगा। और इन परिस्थितियों में भी अगर वो गार्जियन अवेलेबल है तो भी गार्जियन की कंसेंट तो चाहिए होगी। परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ। तो सेक्शन 4 यानी 2 को हमने पढ़ना है सब्जेक्ट टू सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 से कई सारे एमसीक्यू बनते ही हैं। इनको एक बार इस सेक्शन 4 को, सब सेक्शन 4 को आप एक बार डिवाइड करके पढ़ लेना। ये सारे ग्राउंड्स होंगे, एमसीक्यू यहीं से ही बनता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसलिए यहाँ से बनता है। ओके गाइस, तो हमने 9 के बारे में पढ़ा। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पस इन दिस सेक्शन father and mother does not include, sorry, do not, दो लोग हैं तो do not includes an adopted father and mother। तो adopted father और mother जिन्होंने खुद ही बच्चा अडॉप्ट किया है तो क्या वो अडॉप्शन दोबारा देंगे? हाँ जी, अरे यस और नो बोलिए जल्दी। नो सर, एक ही बार अडॉप्शन होगा तो। हाँ, एक बार अडॉप्शन हुआ, आपने खुद अडॉप्टेड लिया है उसे, आप फिर अडॉप्ट करवा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। और अडॉप्शन में कौन सी सेरेमनी जरूरी है? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक अलाउड होनी चाहिए बस, ठीक है। गार्जियन मीन्स पर्सन, ये तो चलो छोड़ो इसको। ओके, अब सेक्शन 10 में भी बात कर लेते हैं। सेक्शन 10, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया सकता है? अच्छा, मैं हिंदू हूँ, मेरी वाइफ हिंदू है, सामने वाली पार्टी भी हिंदू है, हम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं मुस्लिम, पॉसिबल है? नहीं होगा। कहीं और हो सकता है, कारा में हो सकता है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। कौन सी कंडीशन? ही और शी इज अ हिंदू होना चाहिए, बच्चा हिंदू होना चाहिए। he or she has not already been adopted, बच्चा एक बार ही तो अडॉप्ट होगा, बार बार नहीं होगा। adopted parent से मैं चाहता हूँ यार बड़ा बच्चा लग रहा है तो उसको अडॉप्ट कर लो, नहीं हो पाएगा। he or she has not been married, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, लड़का या लड़की कोई भी। लेकिन अगर वो कस्टम और यूज अलाउ करता है तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। he or she has not completed the age of 15 साल पूरे ना करिए हो उसने, अगर 15 साल से ज्यादा अगर कर लिए हैं तो कस्टम और यूसेज अलाउ करेगा तो आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 10। सेक्शन 11, अदर कंडीशन ऑफ द वैलिड अडॉप्शन। मैं और मेरी वाइफ डिसाइड करते हैं हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, जबकि मेरे पास खुद का बेटा है, मेरे पास खुद का पोता है, तो मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता इस एक्ट के तहत। बट अगर मेरे को करना है तो मेरे को कारा की तरफ जाना होगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पूरा का पूरा एक चैप्टर कारा पे है, ठीक है। पढ़ लेना, अगर राजस्थान जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। नाउ देन वी हैव अ टू, ऐसे अगर मेरे पास खुद की बेटी है, ठीक है, या अडॉप्टेड फादर और मदर बाय होम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव द अडॉप्टेड, नॉट हैव द हिंदू डॉटर, बेटी नहीं होनी चाहिए, और द सन्स डॉटर यानी पोती भी नहीं होनी चाहिए, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और अडॉप्शन, ठीक है। मेरे पास पोती नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की बेटी अगर नहीं है तो मैं एक लेडी को अडॉप्ट, बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास अदर प्रोविजन है। इसमें नहीं है तो कहीं और तो है, ठीक है। सेक्शन 20 और इसका जो 11 में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 21 इयर्स। अगर एक मेल फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, 21 का गैप, फीमेल मेल को अडॉप्ट करे 21 एज का गैप होना चाहिए। सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली, आप भी ले लो, हम दोनों मिलकर एक काम करते हैं, एक तो कपल हम हो गए, एक कपल आप हो गए, हम दोनों मिलकर एक बच्चे को ले लें। The same child may not be adopted simultaneously by 2 or more person, okay? ऐसा नहीं हो सकता। चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन, ठीक है। ये है, ये सेरेमनी एक तरीके की गिवन टेकन होना चाहिए, बाकी कुछ दत्ता होमन वगैरह की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता, दत्ता होमन सेरेमनी जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 11 इज ओवर। इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, अगर अडॉप्शन हो जाएगा तो जो पुरानी वाली फैमिली से जितने भी उसके संबंध होंगे वो सारे खत्म हो जाते हैं, नए वाले अडॉप्टेड फादर और मदर उसके उस दिन से वो कहलाएंगे। लेकिन क्या वो इंसान, जो बच्चा जो था माइनर था, मेजर होने के बाद या माइनॉरिटी के दौरान अपनी उस बहन से शादी कर सकता है? आंसर इज नो, ठीक है, कैन नॉट मैरी, ये याद रखिएगा। सेक्शन 12,
अच्छा, अगर बच्चे को मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर एक बच्चे को हमने अडॉप्ट कर लिया है, जब मैंने अडॉप्ट कर लिया है तो क्या उस बच्चे के आने की वजह से मैं अपनी संपत्ति को नहीं बेच पाऊंगा क्या? बताइए, यस और नो? नो Sir, सर, no, बेच but सकते it हैं। is subject to the agreement between you हाँ जी, and the natural parents of that person. बिल्कुल। अगर मैंने ऑलरेडी ये बात, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको एम्फेसाइज करके पूछा, अगर मैंने ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा था कि भाई मैं बच्चे को तो अडॉप्ट कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी भी नहीं बेचूंगा, तो मुझे अपने एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन से अबाइड होना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, स्टार्ट ही कैसे होता है? सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। पढ़ लेना एक बार, इसको रीड करना है आप लोगों को। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टेड मदर इन सर्टेन केसेस, ये तो बहुत सिंपल सा है। क्या है इसमें? सेक्शन 13-14 कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टेड मदर इन सर्टेन केसेस, जहां पे हिंदू हु हैज अ वाइफ लिविंग अडॉप्ट अ चाइल्ड, अगर मैं हूं, मेरी वाइफ भी है और हम दोनों मिलकर एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, she shall be deemed to be adopted mother, मैं भी adopted father होऊंगा, वो भी adopted mother कहलाएंगी। बट अगर मेरी एक से ज्यादा वाइफ है तो मैं तो adopted father होऊंगा ही, मेरी पहली सीनियर मोस्ट जो होगी वो adopted mother कहलाएगी उस बच्चे की, सेकंड वाली स्टेप कहलाएगी। ओके, थर्ड कहता है वे क्या एक बैचलर, क्या एक कुंवारा आदमी वो बच्चा ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अनमैरिड लेडी भी कर सकती है, मैरिड भी कर सकती है, डाइवोर्सी भी कर सकती है। ठीक है, तो वेयर अ विडोवर और अ बैचलर अडॉप्ट्स अ चाइल्ड एनी वाइफ whom he subsequently marry, बाद में वो शादी करता है। मतलब मैं अभी बैचलर हूँ, मैंने शादी नहीं करी है और मैंने क्या किया है, विडोवर और विडोवर, या विडोवर भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं शादी के बाद अगर बच्चा अडॉप्ट करता हूँ, पहले मैंने अडॉप्ट कर लिया है बच्चा, मैंने पहले अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद में शादी करता हूँ, तो जो वो वाइफ होगी उस बच्चे की क्या कहलाएगी? अडॉप्टेड मदर कहलाएगी या स्टेप मदर कहलाएगी? Stepmother. ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका उल्टा भी कर लेना। अगर एक लेडी है, उसने ऑलरेडी एक बच्चा अडॉप्ट कर रखा है, अभी वो अनमैरिड है, ठीक है, या वो विडो है, ठीक है, तो उसके बाद अगर वो शादी कर लेती है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो उस बच्चे का कौन कहलाएगा? स्टेप फादर कहलाएगा। ठीक है, यही दो बहुत सिंपल सी बातें हैं 14 में। वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल, अगर आपने एक बार वैलिडली एडॉप्शन ले लिया है, कर लिया है, तो वो कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, एक बार बताओ, क्या वैलिड एडॉप्शन के लिए डीड बनानी जरूरी है क्या? यस सर, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ लेना साथ। ठीक है, कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वैलिड एडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। प्रेजम्पशन एज टू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन, ठीक है, प्रेजम्पशन है, सिर्फ कुछ नहीं है इसमें। 17 पे आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट, कितना पैसा लेंगे अडॉप्शन को चलते? कोई पैसा नहीं चलेगा। ठीक है, कोई पैसा नहीं चलेगा। अगर कोई लेता भी है तो सजा है। सजा का प्रावधान कितना है? विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 मंथ हो सकता है। ओके, और इसमें एक बात और याद रखना है, थर्ड पॉइंट जो है 17 का 3, नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड without the previous sanction of the state government or an officer authorized by the state government। ठीक है, अडॉप्शन हो गया कंप्लीट। जल्दी से हम करते हैं इसके एमसीक्यूज। हामा के अंदर रिक्विजिट है और वैलिड अडॉप्शन हैव बीन लेड डाउन। रिक्विजिट सेक्शन 6 का पूरा चार्ट बना हुआ है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन लॉज, which category of the females are permitted to adopt? अनमैरिड कर सकती है, मैरिड भी कर सकती है, विडो डाइवोर्सी भी कर सकती है। आंसर हो जाएगा डी। Now, one of the following is not a condition for the determining the capacity of the male Hindu to adopt. Consent of the wife under the certain circumstances. One of the following is not a condition। ठीक है, कौन सी कंडीशन नहीं है? For a determining the capacity, मेल की कैपेसिटी की बात कर रहा है, यानी सेक्शन 7 की बात कर रहा है। टू अडॉप्ट कंसेंट चाहिए होगी, अगर मैरिड है तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मस्ट बी नेसेसरी, ये थोड़ी ना है, कुआरा भी तो कर सकता है। चलिए, which one of the following section of the Hindu adoption maintenance provide the capacity to take adoption a child of a female? फीमेल को लेगा, बिल्कुल ले सकता है। ओके, सॉरी, थोड़ा दिमाग घूम गया है। which one of the following section of the Hindu हामा के अंदर provides capacity to take in adoption a child
टू फीमेल, ठीक है, फीमेल की बात कर रहा है तो सेक्शन 8 है, 7 मेल फीमेल 8, कंडीशन ऑलमोस्ट सेम। मैरिड वुमेन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, एक शादीशुदा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, without the consent of her husband she cannot adopt, none of the above. Now one of the following is not a condition for determining the capacity. अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन ने पीछे पड़ा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये सही है? हाँ जी सर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में वाइफ अगर है भी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अगर वो अनसाउंड माइंड है या सीज टू बी हिंदू, एक कंडीशन जी। और हैज रेनाउंस द वर्ल्ड, उस कंडीशन में उसकी कंसेंट की उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक हस्बैंड है और वाइफ भी है, ये साउंड है, दोनों साउंड है, दोनों सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, एक डॉटर या फिर एक डॉटर नहीं, बॉय और गर्ल को अडॉप्ट करना है, कर सकते हैं क्या? वाइफ कर सकती है? यस सर। हस्बैंड है तो हस्बैंड नहीं करेगा क्या? सर तो उसकी हस्बैंड भी कर कंसर्न चाहिए सकता है। होगी ना, हाँ जी उसकी कंसर्न चाहिए होगी ना हस्बैंड की। एक बात बताओ, ये राइट जो है, राइट ऑफ अडॉप्शन एक्सरसाइज कौन करता है, हस्बैंड या वाइफ? सर ये दोनों ही कर सकते हैं, ये आफ्टर एन अमेंडमेंट दोनों को राइट दिया गया आफ्टर 2010। हाँ जी, यस सर। तो ये जो ध्यान रखना, एक पहले क्या होता था, पहले कौन कर सकता था? पहले सिर्फ तो पहले हस्बैंड को था ये हस्बैंड राइट। था ना। हाँ जी, ये याद रखना, मुझे लगा कि भाई आप लोगों को पता नहीं होगा, तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, पहले क्या था, सिर्फ हस्बैंड करता था, ये राइट उसके पास था, ये अधिकार एक्सरसाइज करने का राइट था हस्बैंड के पास, ठीक है, तो वाइफ नहीं कर सकती थी अगर वो मैरिड है, क्योंकि हस्बैंड करेगा, उसके साथ मिलके वाइफ चलेगी, लेकिन क्या वाइफ कर सकती है? यस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। One of the following is not a condition for the determining the capacity of the male Hindu to adopt. One of the not a condition for the determining the capacity of the male Hindu to adopt. कौन सी नहीं होगी? कंसेंट तो चाहिए होगी, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस साफ लिख रहा है, मेजॉरिटी भी होगी, पेज हो नीचे मेजर, देन साउंड माइंड, ये फिर से वही आ गया रिपीटेड क्वेश्चन, जरूरी नहीं है वो शादीशुदा हो, बैचलर भी कर सकता है, बैचलर एंड विडो हो। अंडर द हिंदू अडॉप्शन हामा के अंदर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटाइटल्ड टू अडॉप्ट? नॉट एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट, अनमैरिड पर्सन बिल्कुल, हस्बैंड विद द कंसेंट ऑफ वाइफ, वाइफ हु इज डिवोर्स, हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ, ये नहीं कर पाएगा, आंसर इज डी। नाउ मेल हिंदू having more than one wife living at the time of making adoption may adopt a son, बेटे को अडॉप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ हुई होगा, ये तो फिर गलत ही हो गया, विद द कंसेंट ऑफ हिज सीनियर मोस्ट, नहीं सीनियर मोस्ट की नहीं, सबकी चलेगी अगर उसकी एक से ज्यादा वाइफ है तो, ठीक है, अगर वाइफ ने वाइफ अनसाउंड माइंड हो गई तो कंसेंट का तो सवाल ही नहीं होता, अगर वाइफ सन्यासी हो गई है तो भी सवाल नहीं उठता है, ठीक है, वही सारी कंडीशन जिसमें मैंने एम्फसाइज करा था, ठीक है, वो याद रखना। Now, in giving a child in adoption by the Hindu father, the requirement of the consent of the mother can be dispensed with. ठीक है, अगर एक फादर अपने बच्चे को अडॉप्शन में देना चाह रहा है तो किस सिचुएशन में मदर की कंसेंट की जरूरत नहीं होगी? When she has been declared of the unsound mind, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करे, ठीक है, she has finally and completely renounced the world, or she has ceased to be a Hindu. Answer is D. Now, which out of the following is not a ground which allows a guardian to give a child in adoption? If both the parents are dead, तब तो allow करता ही है. If the parents have finally renounced the world, बिल्कुल allow करेगा with the permission of the court. If the person have been declared judicially to be unsound mind, ठीक है. अगर अनपढ़ है ये तो अजीब सा लॉजिक दे दिया इन्होंने, तो आंसर इज डी, ठीक है. Now, which one of the following is not a correct under Hindu law? A person can be adopted if he, not a correct, person can be adopted if he Hindu होना चाहिए, unmarried हो सकता है, above 15 years of age. ये बात क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which one of the following is not correct under Hindu law? A person can be adopted if he, भाई 15 साल का किया जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं लिखा है, अगर ये कस्टम यूज से लिखा होता तो ये ठीक होता. हाँ जी,
यस सर, एज अ जनरल रूल तो नहीं, मतलब 15 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए, वो तो एक एक्सेप्शन है अगर कस्टम्स अलाउ करते हैं तो। Which one of the following is not a correct? कौन सा सही नहीं है? Under a Hindu law, person can be adopted. हिंदू को अडॉप्ट कर सकते हैं, अनमैरिड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। Above 15 years, not already adopted. ठीक है, तो आंसर आ रहा है सी, लेकिन ये अधूरा है फिर भी। तो इनमें से बेस्ट देखना है तो सी हो गया। कस्टम अलाउ कर रहे हैं तो इसको भी अडॉप्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये वाली बात लिखी कहाँ है? इफ इज मोर देन 15 years, if the custom allows, ये लिखी कहाँ है? कौन सा सेक्शन है? सर 10 में ही लिखिए ना। देखना नहीं है पेपर में, देखना थोड़ी ना। नहीं, मैं पता है मुझे, तो 10th में जो थर्ड वाला है उसके आगे तो लिखा हुआ है सब पूरा। और ये 11 जो लिखा है, 11 में तो अदर कंडीशंस हैं। एक मिनट, चल वैसे तो लिखा है, मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कहाँ पे लिखा है ये वाली बात। सर 10 में ही जो जो जहाँ पे लिखा है ना 15 ईयर, उसके आगे वाला, उसके आगे ही लिखा हुआ है स्कूल लगा के। 10 का 4। 10 का 4, ठीक है। हाँ 4, सॉरी। ठीक है, 10th का 4 है, वो मिस्टेक होगा इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं, ठीक है, छोटी छोटी से सेक्शन भी याद हो जाते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ विच सेक्शन ऑफ हिंदू हामा के अंदर फैसिलिटेट्स अ गार्जियन टू गिव हिज वार्ड इन अडॉप्शन? ये कहाँ लिखी है बात? 9 का 1, 9 में है, का 2 होगा सर। 9 का 1, 9 का 1 बेसिक बात कर रहा है। नो पर्सन एक्सेप्ट द गार्ड फादर और मदर or a guardian shall have the capacity to give a child in adoption. ठीक है, 9 का 1, 9 का 2, it's talking about the subject of the condition of, ठीक है। तो थोड़ी क्वेश्चन में क्लैरिटी कम है, लेकिन however तो बेस्ट आंसर तो इसमें 9 का 1 ही होगा। फैसिलिटेट्स वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है वैसे तो। 2 में भी तो दे सकता है फैसिलिटेट टू ही गार्जियन। हो सकता है वैसे, फैसिलिटेटर टू ही हो सकता है। The father or mother if they alive they shall have equal rights। नहीं ठीक है, एक ही है, क्योंकि जो एक का जो स्कोप है वो वाइडर है। सेक्शन 1 जो है ना, 9 का 1 स्कोप वाइडर है, फिर तो उसका सब स्पीसीज हैं नीचे जो लिखा है, और अच्छा, आगे की सेकंड बात में कर जब रहा वो कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी देगा गार्जियन। हूँ। वही फैसिलिटेट करता है। Now, which provision of the Hindu adoption mentioned and expressly save the custom regarding the adoption of the married person? ये तो वैसे बहुत अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये यही है जो अभी हम 10 बात 3। कर रहे हाँ थे, जी, 15 ईयर ये वाली। अंदर के हैं, सी आ जाते हैं ये उटपटांग से क्वेश्चन। एक्सप्रेसली सर सेव दी, ये मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन ये आपको सेक्शन याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मैरिड का तो 10 3 है ना, 15 ईयर्स वाले का 10 4 है। हाँ लेकिन थर्ड में जो मैरिड, अच्छा हाँ थर्ड होगा सर इसका आंसर। Save the इसका custom बी होना regarding the चाहिए। adoption of हाँ a बी होना married चाहिए person। सर, 10 का 3। Saves the adoption of a married। ठीक है, unless there is a custom, save the customs regarding the adoption of a married। हाँ, आंसर इसका बी होना चाहिए, तो गड़बड़ है ये तो। ठीक है, ये सेक्शंस याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आंसर बी ही होगा इसको। चलो, a girl or the boy of 15 years of age may validly be taken in adoption। बिल्कुल ली जा सकती है, may validly be taken in adoption, operation of law by the contract consent if the custom allows। ठीक है, if the custom allows। यूसेज भी है, कस्टम अगर आधा भी लिख देंगे ना, यूसेज ऐसा नहीं है, दोनों चीजें कस्टम या यूसेज। A boy of 16 years of age may validly be taken in adoption। 16 साल का लिया जा सकता है, कस्टम अलाउ करेगा, आंसर इज डी। A person shall be capable of taken in adoption if he or she has not completed the age of। A person shall be capable of being taken in adoption if he or she has not completed the age of 15 years। ठीक है, unless there is a custom allow करेगा तो उसको लिया जा सकता है। A boy of 15 years of age may validly be taken in adoption
by contract, naib the custom allowed. ठीक है, सिंपल से है. In case of the adoption of the son by Hindu male, the son must be, in case of the adoption of a son by a Hindu male, the son must be कितना है इसमें, ये 15 less than 21 years of age, less than, okay, 15 years की बात करी गई है. ठीक है, 15 साल से कम का होना चाहिए बच्चा. बेसिक बात कर रहा है, कस्टम अलाउ करेगा तो कर सकता है. Who among the following is eligible to adopt the son under the Hindu law? Who has no son surviving? Who has one natural? ये तो बात हमने करी ली है. Already adopted son. Who has son separated? नहीं, कोई बेटा है लेकिन अलग रहता है. ये क्या बात हुई, बेटा तो है, ये आएगा इसका आंसर. A Hindu male of 20 years of age adopts a female child of 13 years of age. The adoption is 28 साल का एक फीमेल है, 13 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है? नहीं कर सकती. 15 साल का ही तो गैप आया. यस सर, वही हो जाए. 21 का होना चाहिए. हाँ जी. नहीं, अगर अपोजिट सेक्स में कर रही है तो 21 का होना चाहिए. हाँ तो सर इसमें लेकिन हिंदू मेल ये अडॉप्ट करे ये- ना फीमेल को. हाँ जी, एज मेल है, डिफरेंस हाँ, हिंदू 21 मेल. इयर्स होना चाहिए. मेल लिखा है, ठीक है, मैंने इसको आधा पढ़ा. 21 साल का गैप होना चाहिए. और सर मुझे सेम लगा ये सेक्स में कर सकती है क्या वो, अगर 21 ईयर नहीं है तो? हाँ बिल्कुल कर सकती है वो. क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन प्रोहिबिट करने वाला है नहीं, तो इसका हाँ, मतलब वो कर कर सकते सकती हैं. है, वो कर सकती है, लेकिन अपोजिट सेक्स में करेगी तो 21 का गैप होना चाहिए. अच्छा, ठीक है. और हिंदू फीमेल, बेसिकली इसका पर्पस शायद आप वीडियो में नहीं थे तो आप एक बार दोबारा देख लेना, शुरू में बताया गया है 21 साल का गैप क्यों रखा गया है. A Hindu female can adopt a child. A Hindu female की बात कर रहा है, फीमेल कैन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड बट शी मस्ट बी 21 साल का गैप होना चाहिए. A Hindu male of 30 years, 30 साल का है, अगर a Hindu male of 30 years of age adopts a female child of 15 years, मेल है 30 साल का है, अडॉप्ट करता है फीमेल 15 का ही तो गैप बना, नहीं कर सकता. आंसर इज बी. Right. हिंदू मैन वांट्स टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड. हिंदू मैन, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन. ये एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहता है, द डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए. When a child of opposite sex is proposed to be adopted, 21 साल का गैप होना चाहिए. A Hindu woman aged 20 years adopts a Hindu boy aged, एक मिनट, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा. A Hindu woman aged, इसकी साले 28, ठीक है, adopts a Hindu boy aged 20 years. ये क्या बात हुई, 8 साल का गैप आ रहा है. 20 सर वही. दोनों ही 20 इयर्स के हैं, जो हाँ अच्छा, अडॉप्ट वैसे कर भी रहा है वो भी और जिसे अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी. ये नहीं हो पाएगा, वैसे भी अपोजिट सेक्स है ना, हम्म. तो वैसे नहीं हो पाएगा, वॉइड हो गया. पर्पस कुछ और नजर आ रहा है ना. जी. ठीक है, अपोजिट सेक्स में अडॉप्ट हो जाएगा. पर्पस क्या है, लग रहा है अडॉप्शन. अगर मैं कितने साल का हूँ, मैं 35 इयर्स का हूँ, मैं अडॉप्ट करूंगा एक 35 साल की लड़की, वो अडॉप्शन नजर आ रहा है, कुछ और ही नजर आ प्राइमा रहा है. फेसी तो नहीं लग रहा. तो अडॉप्शन नहीं है वो, पर्पस कुछ और ही है वो वाला. ठीक है, समझ गए होंगे अर्चना जो मैंने आपको कहना चाह रहा था. Yes, sir. यहाँ पे इसलिए बनाया गया. Now who is eligible to adopt a son? Who is eligible to adopt a son? Who has one natural son? Who already has a one adopted son? Who has no son? Who has no son वो अडॉप्ट करेगा. ठीक है, जिसके पास बेटा बेटा सब कुछ है तो वो क्यों अडॉप्ट करेगा. कर सकता है, कोई और एक्ट है, कारा के अंदर जाएगा जुवेनाइल जस्टिस में. A married male can adopt. A married male can adopt. कब अडॉप्ट कर सकता है, only with his wife's consent. बिल्कुल ठीक बात है, only with his wife's consent when she is living with him. ये क्या बात है, जब वो उसके साथ रह रही है. If he has more than one wife, the consent of, एक मिनट दोबारा पढ़ लेंगे, दूसरा पहला दूसरा. If he has more than one wife, एक से ज्यादा अगर उसकी वाइफ है, consent of all wife is necessary. ठीक है. If marriage is void, the wife's consent is not necessary. बिल्कुल ठीक है. अगर शादी नहीं है तो बीवी कैसे बन जाएगी वो. If the case of voidable marriage, the wife's consent is necessary. बिल्कुल ठीक है. voidable marriage तो valid होती है. यस. हाँ जी, तो ये तीनों तो ठीक है. एक बार ये दोनों देख लें. Only with the wife's consent, बिल्कुल ठीक है. Only with his wife's consent when she is living with him.
जब वो उसके साथ रह रही है तो ही कंसेंट, दूर रह रही है तो कंसेंट नहीं चाहिए होगी। तो इसका आंसर हो सकता है हमारा, अब ऑप्शन देख के पता चलेगा, 1 3 4 5, क्योंकि इस पे डाउट आ रहा है थोड़ा। टू ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि पहला तो होगा ही होगा, दूसरा दूसरा थोड़ा डाउटफुल है ना, तो ये दूसरा इसमें नहीं आ रहा, दूसरा इसमें नहीं आ रहा, दूसरा इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें पहला नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से एक है। अब इन दोनों में से एक देख लो, पहली और दूसरी बात एक दूसरे को काट रहे हैं, ओनली विद हिज वाइफ कंसेंट, तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, तो आंसर इसमें अगर ये ऑप्शन में ये वाला पांचवा नहीं है तो फिर आ जाएगा आंसर ए। ठीक है, क्योंकि पहला तो ठीक ही है, ओनली विद हिज वाइफ कंसेंट के साथ तो होगी, अगर वो मैरिड है तो मैरिड ऊपर लिखा ही है, ओनली विद हिज वाइफ कंसेंट व्हेन शी इज लिविंग विद हिम। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से गलत है। ठीक है, अगर वाइफ अपने घर पे रह रही है तो भी तो कंसेंट चाहिए होगी, ओनली विद हिज वाइफ कंसेंट व्हेन शी इज लिविंग, नहीं नहीं, अगर वो अलग रह रही है तो कंसेंट नहीं चाहिए, तो भी कंसेंट चाहिए, तो भी कंसेंट चाहिए। Okay, with reference to Hindu adoption, mention as I choose the correct option about the valid adoption. Once made, it can be cancelled. नहीं, बिल्कुल नहीं करा जा सकता। It can never be cancelled. It can never be cancelled by the adopted father or mother or any other person, but the adopted child can renounce his or her status. वो भी नहीं कर सकता। It can never be cancelled by adopted father or mother or any other person, nor can the adopted child renounce his or her status and return to his family's birth. ये बात ठीक है वैसे। It would depend upon the fact and circumstances of the case. Answer question क्या है इसका? With reference to Hama, choose the correct option about the valid adoption. Once it can be cancelled, once made it can be cancelled. नहीं, ये गलत है, सही ढूंढना हमने। इट कैन नेवर बी कैंसल, ये तो ठीक बात कह रहा है, बिल्कुल ये बात ठीक कह रहा है। और एनी अदर पर्सन, बट अडॉप्टेड चाइल्ड कैन रिनाउंस, क्या अडॉप्टेड चाइल्ड रिनाउंस कर सकता है, इसलिए गलत है, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, ये सी ऑप्शन क्यों है? हाँ जी, यस सर। एन अडॉप्शन, क्योंकि बच्चा थोड़ी ना कर सकता कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने पुराने माँ बाप के पास जा रहा हूँ, अरे तेरा अडॉप्शन हुआ, तेरे पे कोई हक नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चा जो माइनर था उसका अडॉप्शन हुआ, मेजोरिटी के बाद कह सकता है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी के, नहीं मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ, नो नेचुरल। हाँ जी, नो one side option, it cannot be cancelled even after the attaining the age of majority. An adoption validly made can be cancelled by, कोई नहीं कर सकता। Whether a valid adoption under हामा के अंदर can be cancelled by the adopted father, नहीं, कोई नहीं कर सकता, आंसर इज नो। हामा के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द अडॉप्शन चाइल्ड इज गिविंग एंड चेकिंग होने चाहिए, दत्ता होमन नहीं चलेगा, बताया था अभी। ठीक है, ये दत्ता होमन नहीं चलेगा। where the Hindu who has a wife living, where a Hindu who has a उसकी wife है living है, adopts a child, the said wife is called mother होगी, natural mother होगी, adopted कहलाएगी। चलो मेंटेनेंस की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 18 से लेकर मेंटेनेंस के प्रोविजंस है। मेंटेनेंस 18 से लेकर पर्टिकुलरली लास्ट तक ही है। ठीक है, 28 तक, इनफैक्ट 18 से 28, दो बाकी वो रिपील एंड सेविंग है। नाउ मेंटेनेंस की बात करें, सेक्शन 18 में हमने बात करी, अब वाइफ की बात करता है। 18 वाइफ, 19 में हम बात करेंगे विडो डॉटर इन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है विडो डॉटर इन लॉ। एंड 20 में आ गया इसका चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। 21 डिपेंडेंट की लिस्ट दे रखी है। 22 में मेंटेनेंस देने की बात की गई है, मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट्स एंड कितना अमाउंट होगा, दैट इज सेक्शन 23। एंड क्लेमनेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस में भी अल्टर, और परिस्थितियां बदलेगी तो मेंटेनेंस का अमाउंट भी बदल जाएगा। अगर कोई कर्जा है, मेंटेनेंस देने से पहले कर्जा दिया जाएगा। और अगर कोई मेंटेनेंस व्हेन मे बी चार्ज, व्हेन टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, भाई कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, संपत्ति पे भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है कि इस प्रॉपर्टी से जो है वो मेंटेनेंस जाएगा।
Effect of the transfer of the property on the right of maintenance. Effect of transfer of property on right to maintenance. अच्छा, एक बात हमने पढ़ी थी टीपीए में भी, अगर एक संपत्ति से किसी का मेंटेनेंस जाता है, वो प्रॉपर्टी में बेच देता हूँ, तो जो बायर होगा क्या उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? Yes, sir. If he has knowledge. Sir, if बिल्कुल the अगर उसे transaction knowledge was made for the consideration and the transferee has noticed, then that person is liable to बिल्कुल। give कौन सा maintenance. सेक्शन है टीपीए का? 39, 39. 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं, लॉ इज अ बेसिक, लॉजिक बेसिक। चलिए वापिस आ जाते हैं 18 में। वाइफ जो है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ कब मांग सकती है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अ हिंदू वाइफ whether married हो, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime, अपनी जिंदगी तक पर वो। लेकिन अगर वो लाइफ टाइम तो उसको देगा, लेकिन कब नहीं उसका मेंटेनेंस बनेगा? अगर वो अपवित्र हो जाती है, ठीक है, if she remains unchaste, और कन्वर्जन कर लेती है, ceases to be a हिंदू। तो इसमें कितनी कंडीशन है? 2 में लिखी हुई है इसमें, ठीक है। और इसमें ये सेक्शन क्या नाम है 18 का 3 जो है, हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस, तब नहीं मिलेगा उसको मेंटेनेंस, नहीं मिलेगा अपने हस्बैंड से इफ शी अनचेस्ट, ceases to be a हिंदू, हिंदू नहीं रहती है, और टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन। तो 3 ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, अनचेस्ट में क्या हम अडल्ट्री कवर कर सकते हैं? सर एडल्ट्री तो आ रही है इसमें देखा जाए तो। हाँ जी, अडल्ट्री ही है, अपवित्र हो जाती है, गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाती है। अब लिखा क्या है वो ध्यान रखना, ठीक है। वर्ड अगर आ जाता ना, अडल्ट्री भी लिखा हुआ, अनचेस्ट भी लिखा हुआ, तो आप अनचेस्ट लिखना, ठीक है। ऑप्शन मानना फिर आपको, थोड़ा सा हमें बेयरट पे फोकस करके ही चलना पड़ता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रही बात हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली, बिल्कुल इसको अलग रहने का अधिकार होगा। कब होगा भाई? और जब उसका हस्बैंड, लेकिन इसमें एक बात और है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट फॉरवर्डिंग अ राइट ऑफ मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस वो अलग रह सकती है। अब क्यों रह रही है अलग? भाई उसका हस्बैंड मारता पीटता उसको, ठीक है, ही इज अ गिल्टी। पहला पॉइंट है गिल्टी ऑफ डेजर्शन, डेजर्शन, ठीक है। और फिर आता है क्रुअलिटी, मारता पीटता है, तो भैया वो अलग ही रहेगी पिटाई साथ, ऐसा तो नहीं है ना। क्यों हरासमेंट क्यों ले? एंड इफ ही सफरिंग फ्रॉम दी वन फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, क्या ये है अब नहीं है? हाँ जी, सर ओमिटेड इन हाँ जी। आपके 2019। पास नया वाला बेरट है, पुराना है? सर पुराना ही है लेकिन मैंने उसमें नोट डाला हुआ है। ठीक है। कौन सी डेट हुई थी? फरवरी या मार्च 2019? 21 फरवरी। फरवरी होगा। कौन सी डेट है? 21 फरवरी। ठीक है। The 1st March है सर 2019। 1 मार्च 19 का है। एक बार चेक कर लेना डेट, मेरे ख्याल से फरवरी भी मैंने देखा है, तो एक बार वो चेक कर लेना, ठीक है। तो मेरे डेट चेक पास कर, पीडीएफ है, मैं वो ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। उसमें मैंने सर भी मेरे पास फरवरी नया, सर नया बेयर एक्ट है, उसमें है डेट 1 मार्च है। विद इफेक्टिव लिखा है, यस सर। चेक कर लेना। बेसिकली मैंने भी फरवरी पढ़ा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ मेरे पास अभी लेटेस्ट बेरेट नहीं है। ओके, आप कौन सी डेट बोल रहे हैं? मार्च? सर मैं शेयर कर देती हूँ। मार्च बताइए, मार्च कौन सी डेट है आपकी? 1 मार्च। ओके, 1st March। इस डेट को एक बार देख लेना, दोनों को क्रॉस चेक कर लेना। मैंने फरवरी ही देखा है, मेरे पास फरवरी ही था माइनर, तो एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लेना। नाउ इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, ठीक है भाई, उसने एक और वाइफ साथ रखता है, तो ऑफ कोर्स ही बात है वो अलग रहेगी। अगर वो कंक्यूबाइन रखता है, ठीक है, गलत तरीकों की औरत को रखता है साथ, गलत पर्पस के लिए, ठीक सर है, जो या अभी तो आपने बताया वो रहता है। लेप्रोसी वाला सर, वो यहाँ से भी ओमिट हो गया है इसमें हाँ जी, हामा में। ओके, हाँ, सब जगह से हटेगा ना वो। ठीक है सर वो 21 फेब उसमें प्रेसिडेंट की असेंट डेट है, विद इफेक्ट पर लिखा नहीं है, तो ठीक है, 1 मार्च ही होगी फिर अगर न्यू बेरेट में लिखा है। ठीक है। डेट, हाँ डेट याद कर लेना, बट हम आई वाज अवेयर अबाउट के फरवरी तो है ही, और वो 2019 की बात है। मार्च का भी इफेक्टिव हो सकता है। एंड सीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन, और अगर कोई और कारण हो तो वाइफ अलग रहेगी, विदाउट फॉरफिटिंग अ राइट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को तब भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और 19 में मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, जो विडो डॉटर इन लॉ है,
ठीक है, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं विधवा बहू, ठीक है, वो अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस मांग सकती है, प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए वो, लेकिन पहले वो कहाँ से लेगी, पहले अपने सारे रिसोर्सेज से लेगी, वहां से नहीं मेंटेन कर पा रही है, देन ओनली शी विल अप्रोच टू द फादर इन लॉ, लेकिन फादर इन लॉ में भी एक लिमिटेड स्कोप है उसका भी, शी इज नॉट बी, आई मीन द, इसका 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 नॉट बी एनफोर्स इफ द फादर, क्या फादर अपनी कमाई में से देगा मेंटेनेंस, फादर इन लॉ वहां से नहीं होगा, बट ये कहां से होगा, सिर्फ कोपासनरी प्रॉपर्टी से होगा, इन हिज पोजीशन, ठीक है। अब ये बहुत डिटेल की बात है, लेकिन इतना ही ध्यान रखिएगा, और अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो फॉरफिट हो जाता है उसका सारा राइट, तो वो अपने फादर इन लॉ से नहीं ले पाएगी, और दूसरी शादी कर लेती है तो क्या, दूसरी शादी कर लेती है, चलो एक बात बताओ, अगर उसने दूसरी शादी कर लेती है, उसका सेकंड हस्बैंड जो है वो सही नहीं निकलता है, वो उसको डाइवोर्स दे लेती है, तो क्या पहले वाले हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है? नो, हाँ जी, नो सर। नहीं मांगेगी, रीमैरिज का खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो उससे संबंधित अब पढ़ते हैं, फिर चाइल्ड और एजेड पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस देने की बात की गई है, चाइल्ड एंड एजेड पेरेंट्स को यहाँ पे भी बात की गई है, और 125 सीआरपीसी में भी बात की गई है, ठीक है, वो भी हमने ऑलरेडी सीआरपीसी का तो पढ़ा ही है डिटेल में। चलो पहले एमसीक्यू करते हैं। अंडर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, a wife not be entitled to maintenance if she is अनचेस्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया है, अपवित्र हो जाती है तो एंटाइटल नहीं है। अंडर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, अ मदर इज entitled to live along with her son's family, entitled to live with her son's family, not entitled, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सही है, लेकिन इसका आंसर दे रखा है मॉरली एंटाइटल्ड टू, ये कहीं दे नहीं रखा, बैरेट में दे रखा है कहीं? हाँ जी, नो सर, ऐसा कहीं दे नहीं रखा, लेकिन आपको ये गोला बना के ही इसको आंसर सी मार्क कर देना, मॉरली एंटाइटल्ड टू लिव विद हर सन्स केयर, टू हर सन्स केयर, ठीक है। Which of the following disentitle a Hindu woman from the right of maintenance, right to maintenance and separate residence from her husband? Which of the following disentitle? भाई कन्वर्ट कर दिया इसे, अच्छा एक बात बताओ, अगर कन्वर्ट हस्बैंड कर रहा है तो सर ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या मेंटेनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? यस, वाइफ इज एंटाइटल्ड फॉर द अरे मेंटेनेंस। उससे, हाँ बिल्कुल सही बात है यार, हस्बैंड कन्वर्ट कर रहा है, हस्बैंड हिंदू था इस्लाम में चला गया, तो वाइफ पैसा नहीं मांगेगी? यस सर। बिल्कुल मांगेगी। अच्छा हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो वाइफ मांगेगी नहीं मांगेगी मेंटेनेंस? यस, तो शादी तो वॉइड हो जाएगी, लेकिन कंक्यूबाइन वाले में आ जाएगी। हाँ उस पर्पज से फिर वो हो जाएगा, क्योंकि वो पहली शादी है, दूसरी कर नहीं सकता, दूसरी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं कंक्यूबाइन का पर्पज ही फुलफिल हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, लेकिन शी इज एंटाइटल्ड टू, पहली वाली वाइफ को तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, ओके, तो उसके उसके डिफॉल्ट से वाइफ का मेंटेनेंस खत्म नहीं होगा, ये याद रखना, वो कन्वर्ट करे, दूसरी शादी करे, अपवित्र हो जाए, एडल्ट्री करे, कुछ भी करे, तो वाइफ का राइट तो रहेगा ना। तो इसका आंसर हो रहा है, और ये वाइफ की बात कर रहा है कि वाइफ सारे राइट अपने खो देगी अगर ये कुछ भी चीज करती है, तो आंसर इज डी। Hindu wife is not entitled to the separate residence and the maintenance if she is become unchaste, ceases to be Hindu by conversion, living separately on his own will. Answer is D. A Hindu wife shall not be entitled to separate residence and maintenance from her husband if she ceases to be Hindu by the conversion. ये तो आंसर ठीक है, वनरल डिसीज लेप्रोसी नहीं रहा, इट इज सफरिंग फ्रॉम अ, वो खुद सफर कर रही है, तो ठीक है, ये वो बात कर रहा है, इफ इज सफरिंग, अच्छा ही लिखा है, ठीक है, अगर उसका पति सफर कर रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल वो मांग सकती है, ठीक है। इफ हर हस्बैंड सीजेस टू बी हिंदू बाय द कन्वर्ट, वो हस्बैंड कन्वर्ट कर रहा है ना, इफ ही हैज एनी वाइफ लिविंग, ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। खुद ही कर रही है ना वो। हाँ वो खुद की डिफॉल्ट पे, अरे कोई मेरा हक है, मेरा कोई हक है, मेरा राइट है, मैं अपना हक तभी तो कहूंगा जब मेरी गलती है, सामने वाले की गलती पे मेरा थोड़ी ना खोया जाएगा, सी हो गया आंसर। नाउ अ हिंदू father-in-law is bound to maintain widow daughter-in-law if she is having a no property or income, ये बात भी वैसे ठीक है,
she is unable to obtain maintenance out of state of this is ठीक है. She cannot obtain maintenance from her children. उसके बाद वो फिर अपने फादर इन लॉ पे जाती है. आंसर इज डी. If Hindu wife entitled to maintenance after the death of her husband from her father-in-law, ये कहाँ दे रखा है? 19 में है. Hindu law, a father-in-law is bound to provide maintenance to his widow daughter-in-law out of his own resources. नहीं. If the Hindu daughter-in-law is not remarried, अगर उसने दूसरी शादी नहीं करी है, out of the co-personary property in his possession, she is unable to get maintenance from her father. तो इसका आंसर हो जाएगा इस पेरेट में ही लिखा है वर्ड को-पर्सनरी प्रॉपर्टी. चेक कर लीजिएगा, सेक्शन 19 में ही है. 19 के 2 में है. A Hindu wife is entitled to claim maintenance after the death of her husband from her father-in-law. Section 19, easy question. Widow daughter-in-law shall be entitled under section 19 of the act to obtain maintenance from. कहाँ से लेगी? अपने हस्बैंड की से तो ये बात कर रहा है. विडो डॉटर इन लॉ, ठीक है. एस्टेट ऑफ फादर इन लॉ, एस्टेट, ठीक है. आंसर हो जाएगा इसमें फादर इन लॉ. सेक्शन 19 की बात कर रहा है ना सर. हस्बैंड की क्यों नहीं होगा सर यहाँ पे? स्टेट ऑफ कुछ सेक्शन बेस्ड पूछा गया है. ओके, ठीक है. वैसे तो क्वेश्चन गलत है, ये फ्रेमिंग इसी गलत है. Widow daughter-in-law shall be entitled to section 19 to obtain maintenance from. लेकिन हाँ ठीक भी है फ्रेमिंग, क्योंकि आपको घुमाने की बात कर रहा है. पहले ये सेक्शन 19 जो उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है वो तो फादर इन लॉ की बात कर रहा है. वो कब अगर वहां उसको हस्बैंड की स्टेट से नहीं मिलेगा, देन शी विल गो टू स्टेट ऑफ द फादर इन लॉ. ठीक है. तो सेक्शन 19 फोकस करते हुए पूछा जा रहा है. अदरवाइज वैसे तो उसका राइट तो है ही, स्टेट ऑफ हर हस्बैंड. हाँ जी, नहीं है क्या राइट? यस सर. ये सेक्शन 19 को फोकस करके पूछ रहा है, तो इसलिए है. Under section 20 of Hindu Adoption and Maintenance Act is bound during his or her lifetime to maintain. किसको मेंटेन करेगा? लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, एजेड पेरेंट्स, इन्फर्म पेरेंट्स, डॉटर, ठीक है, सबको करेगा. Under which of the following section of Hama Hindu is bound to maintain his or her aged or infirm parents? ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन 20 में दे रखा है. ठीक है. Illegitimate minor child under section 20 of Hama entitled to claim maintenance during his minority from his mother or father, दोनों से मांग सकते हैं. Provision of the maintenance of illegitimate children of a Hindu is contained in section 20. सेक्शन बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चन, याद रखना. सेक्शन 20 ऑफ हामा हिंदू इज बाउंड टू मेंटेन. किसको मेंटेन करेगा? एजेड पेरेंट, इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट. ठीक है, आंसर इज डी. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हामा डिफाइंस डिपेंडेंट? डिपेंडेंट कहां दे रखा है? 21 में दे रखा है. ओके, 21 इज द आंसर. नाउ टिल व्हाट पीरियड हस्बैंड हैज टू मेंटेन हिज डाइवोर्स वाइफ? कब तक करना पड़ेगा? अरे जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले, जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले. अच्छा, अगर मर जाती है तो वो तो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाएगा. फिर किसको मेंटेन करेगा? आंसर आपको दिमाग लगा के लगाना है. ठीक है, एज पर दी एक्ट चलना है. क्या डेथ लिखा है वहां पे? हाँ जी. अरे डेथ तो देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने दूसरी शादी कर ली हो, तब मर रही हो, तो तब भी मेंटेन करेगा क्या? नहीं करेगा. ठीक है, तो लॉजिक है. अंडर विच सेक्शन ऑफ द हामा अ डिपेंडेंट्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर द एक्ट कहां दे रखा है? 22 कैन बी क्रिएटेड एज अ चार्ज. चार्ज की बात कर रहा है. अच्छा, ये बाकी अगर डिपेंडेंट्स के मेंटेनेंस की बात करता है तो सेक्शन 22 है. और अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं कि भाई डिपेंडेंट को एक प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होती रहे, दैट इज सेक्शन 27 है. और डेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, वो कहां दे रखा है? सेक्शन 26 है. ठीक है. फॉलोइंग हैव द राइट टू मेंटेनेंस अंडर द एक्ट. कौन किन को अधिकार है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है.
वाइफ भी है, विडो है, विडो डॉटर इन लॉ, widow, daughter-in-law, legitimate or illegitimate children of an informed parents. Match the following and select the correct answer. Okay, wife को कहाँ मिलेगा? सेक्शन 18 है कहीं, ये रहा. widow daughter-in-law 19, ये रहा. children aged parent 20 कहाँ है ऊपर? dependent 21. एक मिनट. प्रोविजन ऑफ द मेंटेनेंस एंड द सेलेक्ट. वैसे 21 में डिपेंडेंट बताया है, मेंटेनेंस 22 में है. तो आंसर हो गया इसका, मैच करके देख लीजिएगा आप. एक हो गया 2, एक हो गया 2. ठीक है, यही आंसर हो गया. 1 4 ओके गाइस, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी. ओके, एक बार बेरेट को पढ़ लेना. लास्ट में मैं तुमको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस को थोड़ा फोकस ज्यादा कर लेना इस एक्ट के भी. इस एक्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बता तो 18 तक तो बता ही दिया है. ठीक है, बहुत इजीली वो हो जाएंगे. उसके मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए. यहाँ पे आपको 18 पे ध्यान रखना है. वो आपसे ग्राउंड पूछ लेंगे एमसीक्यू में, आपको ग्राउंड दे देंगे कि कब कब शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सेपरेट रेजिडेंस, सेपरेट रह सकती है विदाउट फॉरफिटिंग हर राइट. अच्छा, और इसके बाद इसका जो 3 है वो भी इंपॉर्टेंट है. 18 का 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन बनता है ग्राउंड फॉर के अब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. 9 और इसका जो फोकस यहाँ से क्वेश्चन जनरली आता क्यों है 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है. 19 पे तो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को पूछ लेते हैं. 20 पूछ सकते हैं, सेक्शन बेस आ सकता है. जनरली 20 से बढ़िया क्वेश्चन पूछना होगा सीआरपीसी में. ठीक है, सीआरपीसी का ज्यादा बेटर क्वेश्चन है इससे, बट यहाँ से भी आ जाता है. डिपेंडेंट कौन है इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना. ठीक है, 21 से सीधा क्वेश्चन आता, अंदर से इस लिस्ट को गो थ्रू करना पड़ेगा आपको. 22 डिपेंडेंट, मेंटेनेंस टू डिपेंडेंट. ओके, एक बार इसको पढ़ लेना, बस ये रीडिंग कर लेना इसमें. ये तो सेक्शन देख लेना. सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके, चलो इनको तो देख ही लेना कम से कम. एक बार रीडिंग कर लो, बहुत बड़ा नहीं है. 12 से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे भाई. ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं कि 12 ही आने हैं, कम भी आ सकते हैं. 10 तो मिनिमम होते ही हैं, मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं या 12. तो 12 में से 10 तो आराम से ठीक कर ही सकते हैं आप. 10 से 12 13. ठीक है, होनी चाहिए. हिंदू लॉ इज नॉट अ डिफिकल्ट वन. अब हम पढ़ेंगे, मिलेंगे क्या नाम है कब दिवालियां की कुछ ऑफ रहेंगे, तो विल मीट आफ्टर दिवाली. विल डू दी मुस्लिम लॉ. ठीक है, मुस्लिम लॉ हम करेंगे.